क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा अगर मैं कहूं कि अमेरिका का ग्रीनलैंड को न खरीद पाना या यूरोप का मध्य पूर्व में अपने सैन्य जहाज भेजने से मना करना, ये वो अजीबोगरीब कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से अगली जर्मन कार 25% ज्यादा महंगी होने वाली है? सुनने में तो ये बिल्कुल किसी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। मतलब ये दोनों चीजें आपस में कैसे जुड़ सकती हैं? बिल्कुल। और जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में सूटकेस लिए हुए राजनयिक और बहुत लंबी चौड़ी व्यापारिक संधियां आती हैं। लेकिन आज के समय में एक भू राजनीतिक बहस या सोशल मीडिया की बस एक घोषणा पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को रातों रात पलट सकती है। एकदम सही कहा आपने। आज देखिए, व्यापार और भू राजनीति के बीच की जो दीवार थी ना, वो पूरी तरह से गिर चुकी है। और यही कारण है कि आज हम एक ऐसे व्यापार युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं जिसकी कल्पना शायद 1 साल पहले किसी ने की भी नहीं होगी। हाँ, और आज की हमारे इस डीप डाइव का मिशन भी ठीक यही है। हम ये गहराई से समझने वाले हैं कि कैसे अमेरिका द्वारा प्रस्तावित ये 25% का आयात शुल्क, या जिसे हम टैरिफ कहते हैं, वो यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी जर्मनी के ऑटोमोटिव उद्योग को कैसे अंदर तक हिला सकता है। बिल्कुल। और इसे समझने के लिए हमने कई स्रोतों का विश्लेषण किया है ना? हाँ, हमने रॉयटर्स, द गार्जियन और द इकोनॉमिक टाइम्स की ग्राउंड रिपोर्ट्स को खंगाला है। और साथ ही कील इंस्टीट्यूट फॉर द वर्ल्ड इकोनॉमी और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के बहुत ही विस्तृत और तकनीकी शोध पत्रों का भी अध्ययन किया है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि मतलब ये सिर्फ अर्थशास्त्र के बोरिंग आंकड़ों की बात नहीं है। ये असल में सत्ता, कूटनीति और वैश्विक सप्लाई चेन के टकराव की कहानी है। एकदम सच कहा। पर चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं। हमारे स्रोतों में अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच चल रहे कुछ बेहद संवेदनशील राजनीतिक तनावों का जिक्र है। बिल्कुल। तो हमारी इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल, नेता या विचारधारा का पक्ष लेना बिल्कुल नहीं है। हम पूरी तरह से निष्पक्ष होकर केवल उन तथ्यों और रिपोर्टों का विश्लेषण कर रहे हैं जो मूल स्रोतों में मौजूद हैं, ताकि हम इसके पीछे के असली अर्थशास्त्र को समझ सकें। ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी था। तो कहाँ से शुरू करें? मुझे तो सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की है कि हम अचानक इस संकट तक पहुंचे कैसे। मतलब अगर हम पिछले साल यानी अगस्त 2025 की बात करें, तो अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच एक ढांचागत समझौता हुआ था। हाँ, एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट। बिल्कुल। और सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लग रहा था। 15% की टैरिफ सीमा तय हो गई थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि मई 2026 तक आते आते हम अचानक 25% टैरिफ की धमकियों के बीच घिर गए? देखिए, इसके लिए हमें टाइमलाइन को थोड़ा पीछे जाके देखना होगा और उन घटनाओं को समझना होगा जो सीधे तौर पर व्यापार से जुड़ी हुई नहीं थी। अच्छा, मतलब व्यापार से अलग घटनाएं। हाँ, बिल्कुल। जो अगस्त 2025 का समझौता था, वो विशुद्ध रूप से एक आर्थिक और व्यापारिक ढांचा था। लेकिन उसके बाद भू राजनीतिक तनाव तेजी से बढ़ने लगा। रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं। स्रोतों के अनुसार ये विवाद सिर्फ इस बात पर नहीं है कि कौन कितनी कारें बेच रहा है। जब अमेरिका ने यूरोप से मध्य पूर्व में खासतौर पर हरमुज जल डमरू मध्य में नौसेना भेजने का आग्रह किया, तो यूरोप ने साफ इनकार कर दिया। अरे बाप रे! तो ये वहीं से शुरू हुआ? सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा जर्मनी और इटली से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की धमकियां दी गईं और यहाँ तक कि अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने के प्रस्ताव पर जो कूटनीतिक विवाद हुआ, उसने तो एकदम आग में घी का काम किया। एक मिनट रुकिए, ग्रीनलैंड? हाँ, ग्रीनलैंड। क्या हम सच में ये कह रहे हैं कि एक रियल एस्टेट या जमीन के विवाद की वजह से अब जर्मन कारों पर टैरिफ लगाया जा रहा है? ये तो बिल्कुल ही बेतुका लगता है। सतह पर देखने में ये बेतुका लग सकता है, लेकिन आधुनिक कूटनीति असल में ऐसे ही काम करती है। मतलब कोई भी नीति निर्माता इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था को किसी अलग कूटनीतिक विवाद के लिए दांव पर कैसे लगा सकता है? देखिए, जब कूटनीतिक रास्तों से बात नहीं बनती ना, तो देश अक्सर व्यापार को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं और यहीं से सारे कानूनी दांव पेच शुरू होते हैं। तो मतलब उन्होंने सीधे टैरिफ नहीं लगाया? जी, पहले कोई कानूनी रास्ता निकाला? जी हाँ। अमेरिका ने शुरुआत में IEPA का इस्तेमाल करके टैरिफ लगाने की कोशिश की। IEPA? ये IEPA क्या है? IEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। अच्छा। ये अमेरिका का एक ऐसा कानून है जो राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान
दूसरे देशों के साथ आर्थिक लेन-देन को नियंत्रित करने की बहुत ही असाधारण शक्ति देता है। तो उन्होंने कारों के आयात के लिए एक आपातकालीन कानून का सहारा लिया। ये तो बहुत अजीब है। बिल्कुल, और यही बात अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट को भी अजीब लगी। 20 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला आया। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा था। कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया कि कारों के आयात पर टैरिफ लगाने के लिए IEPA का इस्तेमाल करना गैर कानूनी है, और उन्होंने इसे सीधे खारिज कर दिया। ओहो, मतलब सरकार की हार हुई कोर्ट में। हाँ, लेकिन इसके जवाब में अमेरिकी प्रशासन शांत नहीं बैठा। उन्होंने तुरंत 10% का एक नया वैश्विक टैरिफ लगा दिया और यूरोपीय कारों पर 25% टैरिफ लगाने की सीधी घोषणा कर दी। अब मुझे समझ आ रहा है कि जर्मन अधिकारी इस पूरी स्थिति को लेकर इतने हताश और परेशान क्यों हैं। मैंने जर्मनी के अर्थव्यवस्था मंत्री के मुख्य सलाहकार जेन्स स्वेडेकम उनका बयान पढ़ा था। हाँ, उन्होंने क्या कहा? उनका कहना है कि यूरोपीय संघ को फिलहाल इंतजार करना चाहिए, क्योंकि ये धमकियां बेहद आवेगी यानी इम्पल्सिव और बिना सोचे समझे दी गई लगती हैं। बिल्कुल, और यूरोपीय संसद के व्यापार समिति के अध्यक्ष बर्न लैंग ने तो सीधे तौर पर अमेरिकी व्यवहार को अस्वीकार्य कह दिया है। हाँ, उन्होंने अमेरिका को एक अविश्वसनीय साझेदार तक बता दिया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, जब अधिकारी खुद इतने असमंजस में हैं, तो क्या इस नई टैरिफ धमकी के पीछे कोई ठोस कानूनी आधार बचा भी है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कानून को खारिज कर दिया ना, तो अब वो किस आधार पे 25% लगा रहे हैं? यही वो बिंदु है जहां पूरी कानूनी बहस बहुत बुरी तरह उलझ जाती है। देखिए, जब IEEPA को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो अमेरिकी प्रशासन ने चुपचाप एक दूसरे कानून का सहारा ले लिया। और वो कौन सा कानून है? वो है 1962 के व्यापार विस्तार अधिनियम की धारा 232। धारा 232। और ये पिछले वाले से कैसे अलग है? ये बहुत अलग है। धारा 232 मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा? और इसका मूल उद्देश्य ये था कि मान लीजिए अगर कोई देश अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी चीजों की, जैसे कि हथियार या अहम धातुओं की सप्लाई रोकता है, तो अमेरिका व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है। अच्छा, तो अब वो ये तर्क दे रहे हैं कि, मेरा मतलब है, क्या वो ये कह रहे हैं कि यूरोपीय कारों का आयात अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है? जी हाँ, बिल्कुल यही तर्क दिया जा रहा है। क्या? ये तो मतलब एक मर्सिडीज या BMW अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा कैसे हो सकती है? ये तर्क तो कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा कमजोर लगता है। बिल्कुल, और यही कारण है कि बर्न लैंग जैसे यूरोपीय अधिकारी इतने गुस्से में हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बहुत से जानकारों का भी यही मानना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के कानून का इस तरह से व्यापारिक लाभ के लिए इस्तेमाल करना उस कानून की मूल भावना का सरासर दुरुपयोग है। ये तो साफ दिख रहा है। लेकिन अतः व्यापारिक दुनिया के लिए ये बहस ज्यादा मायने नहीं रखती कि ये कानूनी रूप से सही है या नहीं। वो कैसे? क्योंकि उनके लिए ये जो अनिश्चितता बन गई है ना, वही सबसे बड़ा नुकसान है। जब तक ये पूरा मामला अदालतों में खिंचेगा, तब तक कंपनियों के नए निवेश और उनकी पूरी रणनीतियां पूरी तरह से रुक जाएंगी। हाँ, और ये निवेश रुकना कोई छोटी बात नहीं है। चलिए उस आर्थिक नुकसान की बात करते हैं जिसका अनुमान बड़े अर्थशास्त्रियों ने लगाया है। बिल्कुल, इसके आंकड़े बहुत चौंकाने वाले हैं। हाँ, कील इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के आंकड़े सच में डराने वाले हैं। उनके अनुसार अगर ये 25% का टैरिफ लागू हो जाता है, तो जर्मनी को तुरंत लगभग 15 बिलियन यूरो यानी 17.58 बिलियन डॉलर का आउटपुट नुकसान झेलना पड़ेगा। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। सही कहा। अगर विवाद लंबा खिंचता है तो ये आंकड़ा 30 बिलियन यूरो तक जा सकता है। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए। देखिए, मान लीजिए जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक बहुत ही जटिल और कसी हुई मैकेनिकल घड़ी की तरह है, और अमेरिका का जो बाजार है वो उस घड़ी को चलाने वाला मेन स्प्रिंग है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। और जर्मनी के विकास दर इस साल वैसे भी केवल 0.8% रहने का अनुमान है। मतलब वो घड़ी पहले से ही बहुत धीमी चल रही है, जैसे किसी मरीज को पहले से हल्का बुखार हो। बिल्कुल। अब अगर आप टैरिफ लगाकर उस मेन स्प्रिंग को ही जाम कर देंगे तो क्या पूरी घड़ी टूट नहीं जाएगी? ये तो सीधे निमोनिया होने जैसी बात हो गई। आपने ये मैकेनिकल घड़ी वाला जो उदाहरण दिया ना, वो इस पूरी स्थिति को बिल्कुल सटीक रूप से समझाता है।
देखिए, ये जो 15 बिलियन यूरो का नुकसान है, ये सिर्फ हवा में तैरता हुआ कोई रैंडम आंकड़ा नहीं है। मतलब ये बहुत असली नुकसान है। जी हाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये नुकसान सिर्फ कार बनाने वाली फैक्ट्रियों के अंदर तक सीमित नहीं रहता। जर्मनी का पूरा आर्थिक मॉडल निर्यात पर यानी एक्सपोर्ट पर टिका हुआ है। तो जब एक्सपोर्ट गिरेगा तो क्या होगा? जब कारों का निर्यात गिरता है तो इसके बहुत ही गंभीर परिणाम पूरी की पूरी सप्लाई चेन को भुगतने पड़ते हैं। वो कैसे? मतलब क्या इसका असर जर्मनी के बाहर भी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप उसी घड़ी के छोटे छोटे गियर्स के बारे में सोचिए। जर्मनी की बड़ी कार कंपनियां खुद ही सारे पुर्जे नहीं बनाती। अच्छा, तो वो कहाँ से आते हैं? यूरोप भर से। मान लीजिए इटली में कोई छोटी सी कंपनी है जो इस कार की लेदर की सीटें बना रही है। स्लोवाकिया में कोई कंपनी इंजन के वाल्व बना रही है। और स्वीडन से हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहे हैं। अरे हाँ, ये तो पूरी यूरोपियन चेन है। तो जब जर्मनी अपनी कारें अमेरिका में नहीं बेच पाएगा तो जाहिर है कि वो इन देशों से पुर्जे भी नहीं खरीदेगा। तो मतलब पूरा यूरोप पिसेगा इसमें? बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स का बहुत स्पष्ट अनुमान है कि इस झटके से जर्मन ऑटोमोटिव निर्यात में 7.1% की भारी गिरावट आएगी। 7.1%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, और इसका सीधा सा मतलब है कि पूरे यूरोप में फैले हुए वो छोटे सप्लायर्स भी बुरी तरह तबाह हो जाएंगे। ये देखिए, ये सिर्फ एक देश के व्यापार का नुकसान नहीं है, ये पूरे यूरोपीय आर्थिक ढांचे की जड़ों पर एक सीधा प्रहार है। ये सच में एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या है। हमने मैक्रो लेवल पर यानी पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर तो बात कर ली, लेकिन अब जरा माइक्रो लेवल पर आते हैं। मतलब अलग-अलग कंपनियों के नजरिए से। हाँ, अगर हम अलग-अलग कंपनियों के नजरिए से देखें तो ये दर सबके लिए एक जैसा नहीं है। मेरे सामने जो कुछ आंकड़े हैं वो बड़े ही विरोधाभासी, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एक तरफ राष्ट्रपति की ओर से ये स्पष्ट कहा गया है कि जो यूरोपीय कारें अमेरिका के भीतर बन रही हैं उन पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। हाँ, ये बयान तो आया था। और जर्मनी ने 2024 में अमेरिका को लगभग 4.5 लाख वाहन निर्यात किए। अब अगर हम BMW को देखें तो उनका दक्षिण कैरोलिना के स्पार्टनबर्ग में एक बहुत ही बड़ा प्लांट है जहां वे अपने X5, X6 और X7 मॉडल बनाते हैं। और मर्सिडीज का भी तो प्लांट है वहाँ। बिल्कुल। मर्सिडीज बेंज भी अल्बामा के अपने प्लांट में $7 बिलियन का भारी निवेश कर रही है और वहां GLC SUV बना रही है। तो कागज पर तो ऐसा लगता है कि मर्सिडीज और BMW पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सुनने में तो ऐसा ही लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ऑडी है जो यूरोप और मेक्सिको से कारें आयात करती है, और पोर्शे तो अपनी 100% गाड़ियां यूरोप से ही मंगाता है। हाँ, पोर्शे का कोई यूएस प्लांट नहीं है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि पोर्शे और ऑडी खत्म हो जाएंगे और मर्सिडीज आराम से मजे में रहेगी? और अगर ऐसा है तो क्या ऑडी रातों रात अपनी फैक्ट्रियां अमेरिका शिफ्ट नहीं कर सकती? देखिए, ये इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। रातों रात फैक्ट्री शिफ्ट करना ये तो असंभव है। क्यों? इसमें क्या दिक्कत है? एक नई ऑटोमोबाइल फैक्ट्री लगाने में कम से कम 4 से 5 साल का समय लगता है और अरबों डॉलर का बुनियादी ढांचा तैयार करना पड़ता है। ये तो है। BMW और मर्सिडीज ने जो दशकों पहले अमेरिका में प्लांट लगाने का रणनीतिक फैसला लिया था, वो आज बेशक उन्हें एक सुरक्षा कवच दे रहा है। तो वो सुरक्षित है ना? लेकिन, और यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है, BMW और मर्सिडीज भी इस 25% के टैरिफ से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। हैं? वो किससे सुरक्षित नहीं है? अभी तो हमने कहा कि यूएस में बनी कारों पर टैरिफ नहीं है। यही तो पेच है। इसका कारण है एक बहुत ही जटिल तंत्र जिसे अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैक्ड टैरिफ यानी दोहरा आयात शुल्क कहा जाता है। स्टैक्ड टैरिफ। मुझे इसके बारे में थोड़ा और समझना है। अगर कार अमेरिका में ही असेंबल हो रही है और नियम कहता है कि अमेरिका में बनी कार पर टैरिफ नहीं लगेगा, तो फिर यह स्टैक्ड टैरिफ का पेच कहां से आ गया? इसे ऐसे समझिए, दक्षिण कैरोलिना में जो BMW की कार असेंबल हो रही है ना, उसके 100% पुर्जे अमेरिका में नहीं बनते। अच्छा, तो पार्ट्स बाहर से आते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए उस कार का ट्रांसमिशन या कोई बहुत ही एडवांस हाइब्रिड इंजन ब्लॉक वो जर्मनी से पानी के जहाज के जरिए अमेरिका आता है। समझ रहा हूं। अब जब अमेरिका ओवरऑल ऑटो पार्ट्स यानी पुर्जों पे भी टैरिफ लगाएगा, तो वो इंजन ब्लॉक जब अमेरिकी सीमा में प्रवेश करेगा, उस पे टैक्स लगेगा। ओहो, तो कार पे नहीं पर पुर्जे पे टैक्स लग गया। हाँ, और कभी-कभी तो पुर्जे मेक्सिको जाते हैं।
वहां कुछ असेंबली होती है और फिर वापस अमेरिका आते हैं, तो उन पर बार बार बॉर्डर क्रॉस करते समय टैक्स लगता है। अरे बाप रे। अच्छा, तो मतलब पुर्जों की यात्रा के हर कदम पे टैक्स जुड़ता ही जा रहा है। बिल्कुल। और इसी को स्टैक्ड टैरिफ कहते हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स। शोधकर्ताओं ने गणना की है कि पुर्जों पर लगने वाले इस स्टैक्ड टैरिफ के कारण पूरी तरह से अमेरिका में बनी यूरोपियन ब्रांड की कारों की उत्पादन लागत भी कम से कम 6.5% तक बढ़ जाएगी। मतलब कोई भी नहीं बच सकता इससे। एकदम सही। तो भले ही मर्सिडीज या BMW पर सीधा 25% का वार न हो, लेकिन उनकी कारें भी महंगी होंगी और उनकी बिक्री गिरेगी। और जैसा आपने कहा, मतलब जो गाड़ियां 100% बाहर बन रही हैं उनका क्या होगा? BMW की भी जो नई इलेक्ट्रिक कार है iX3, वो तो हंगरी में बनती है और पूरी तरह आयात होती है। हाँ, उस पर तो पूरा का पूरा 25% टैरिफ लगेगा ही। तो दर्द हर किसी को होगा, बस किसी को थोड़ा कम और किसी को बहुत ज्यादा। बिल्कुल। और पोर्शे और ऑडी जैसे शुद्ध निर्यातकों के लिए तो ये वाकई में अस्तित्व का संकट बन सकता है। ये स्टैक्ड टैरिफ वाला जो पहलू है ना, ये सच में आंखें खोलने वाला है। हम अक्सर चीज़ों को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं कि कार अमेरिका में बनी या बाहर, लेकिन सप्लाई चेन के धागे इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें बिना काटे मतलब अलग ही नहीं किया जा सकता। हाँ, आज की ग्लोबल इकोनॉमी ऐसी ही है। तो चलिए अब बात करते हैं कि इस पूरे हमले का यूरोप जवाब कैसे दे रहा है। अगर जर्मन कंपनियों को और व्यापक रूप से देखा जाए तो पूरी यूरोपीय अर्थव्यवस्था को इतना बड़ा वित्तीय घाटा होने वाला है, तो जाहिर है कि यूरोपीय संघ चुपचाप मार तो नहीं खाएगा। बिल्कुल नहीं, उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हाँ, स्रोतों के अनुसार यूरोपीय संघ ने जवाबी कार्रवाई यानी काउंटर मेजर्स की पूरी लिस्ट तैयार कर ली है। उन्होंने बाकायदा घोषणा की है कि 1 अप्रैल से वे 26 बिलियन यूरो के अमेरिकी सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। और आपको पता है वो सामान कौन से हैं? हाँ, और ये सामान कोई आम चीजें नहीं हैं। इनमें बर्बन विस्की है, अमेरिकी जीन्स हैं और हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिलें शामिल हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही चुनकर लिए गए नाम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा मध्य अप्रैल से 18 बिलियन यूरो के अमेरिकी कृषि उत्पादों और स्टील पर भी टैरिफ लगाने की योजना है। और बात यही खत्म नहीं होती। हाँ, फ्रांस की एक मंत्री ने तो यहां तक चेतावनी दे दी है कि अगर बात और बिगड़ी तो हम अमेरिकी डिजिटल सेवाओं और बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी निशाना बनाएंगे। ये बहुत ही आक्रामक रुख है उनका। लेकिन एक मिनट रुकिए, मुझे इस जवाबी कार्रवाई में एक बहुत ही स्मार्ट कूटनीतिक चाल नजर आ रही है। अच्छा, आपको क्या चाल दिख रही है इसमें? देखिए, क्या यूरोपीय संघ जानबूझकर उन उत्पादों को नहीं चुन रहा है जो अमेरिका के कुछ खास राजनीतिक राज्यों में बनते हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। मतलब केंटकी की विस्की या विस्कॉन्सिन की हार्ले डेविडसन। चुनाव या राजनीतिक दबाव बनाने के लिए ये तो एक बहुत ही बेहतरीन रणनीति लगती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इससे तो अमेरिका के स्थानीय नेताओं पर दबाव बनेगा और शायद वो अपनी सरकार से बोलकर ये टैरिफ वापस ले लें। क्या ये रणनीति काम नहीं करेगी? देखिए, राजनीतिक रूप से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कूटनीतिक बिसात पर यूरोपीय संघ ठीक यही खेल खेल रहा है। तो ये जानबूझकर किया गया है? जी हाँ, वे उन सीनेटरों और नेताओं के घरेलू राज्यों पर आर्थिक चोट करना चाहते हैं जो वॉशिंगटन में नीतियां बनाते हैं, ताकि वे नेता खुद ही अपनी सरकार पर टैरिफ हटाने का दबाव डालें। ये तो बहुत चतुर कदम है। राजनीतिक रणनीति के तौर पे हाँ, ये बहुत चतुर कदम है। लेकिन और यहाँ अर्थशास्त्र बीच में आता है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये दोनों पक्षों के लिए एक विनाशकारी और पूरी तरह से हारने वाला खेल है। हारने वाला कैसे? अगर यूरोप दबाव बनाने में कामयाब रहता है तो इसमें उनका ही तो फायदा है ना। सतह पर देखने में ऐसा लगता है, लेकिन समस्या ये है कि इस कूटनीतिक दबाव को बनाने की एक बहुत भारी आर्थिक कीमत होती है, और ये कीमत राजनेता नहीं बल्कि आम जनता चुकाती है। अच्छा, वो कैसे? फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क ने टैरिफ के प्रभाव पर एक बहुत ही विस्तृत शोध किया था। क्या आपको पता है कि किसी देश पर लगाए गए टैरिफ का 90% बोझ असल में कौन उठाता है? जो देश सामान भेज रहा है शायद वो? नहीं, यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो बोझ निर्यातक देश नहीं उठाता, बल्कि वो पूरा बोझ आयात करने वाले देश के आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। ओहो, तो मतलब अगर अमेरिका यूरोपीय कारों पर टैरिफ लगाता है तो अमेरिकी नागरिक ही उन कारों के लिए ज्यादा पैसे देंगे? बिल्कुल, अमेरिकी लोग ज्यादा पैसे देंगे। और जब यूरोप
अमेरिकी जीन्स और विस्की पर टैरिफ लगाएगा तो यूरोप के आम लोग महंगाई का शिकार होंगे। एकदम सही। दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ महंगाई यानी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। ये तो दोनों तरफ की जनता का नुकसान है। हाँ, लेकिन बात सिर्फ महंगाई पर आकर नहीं रुकती। इन जवाबी कार्रवाइयों से जो सबसे खतरनाक चीज पैदा होती है वो है दीर्घकालिक अनिश्चितता, लॉन्ग टर्म अनसर्टेनिटी। हाँ, किसी भी व्यापार या बिजनेस को फलने फूलने के लिए स्थिरता चाहिए होती है। जब एक कंपनी को ये पता ही नहीं है कि 6 महीने बाद नियम क्या होंगे, कौन सा देश किस चीज पर कितना टैक्स लगाएंगे, या कल सुबह कौन सा नया कूटनीतिक विवाद खड़ा हो जाएगा, तो वो कंपनी क्या करेगी? जाहिर है वो अपना पैसा रोक लेगी। कोई भी कंपनी अनिश्चितता के माहौल में अपनी पूंजी नहीं फंसाना चाहेगी। बिल्कुल, और यही हो रहा है। व्यापारिक निवेश पूरी तरह से रुक जाते हैं, नई फैक्ट्रियां बननी बंद हो जाती हैं, नए रोजगार पैदा नहीं होते। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि जर्मनी की विकास दर 0.8% रहने का अनुमान है। सही कहा। जर्मनी जैसी अर्थव्यवस्था के लिए जो पहले ही 0.8% की बहुत ही धीमी गति से संघर्ष कर रही है, ये अनिश्चितता तो एकदम जहर की तरह काम करती है। मतलब ये बीमारी को और बढ़ा देगी। हाँ, ये केवल आज का 15 बिलियन यूरो का नुकसान नहीं है, ये आने वाले कई सालों तक आर्थिक विकास को पूरी तरह से रोक देने वाला कदम है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार घुसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये चर्चा बाकी में बहुत सी नई परतों को खोलने वाली रही। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को एक बार हम समेटते हैं। हमने आज के इस डीप डाइव में क्या क्या समझा? हाँ, एक समरी देना अच्छा रहेगा। हमने देखा कि कैसे 25% का ये जो प्रस्तावित टैरिफ है वो जर्मनी के ऑटो उद्योग के लिए एक भारी वित्तीय संकट लेकर आया है। हमने ये भी जाना कि भले ही मर्सिडीज या BMW ने अमेरिका में भारी निवेश करके खुद को बचाने की कोशिश की है, लेकिन स्टैग्ड टैरिफ और इस ग्लोबल सप्लाई चेन के कारण कोई भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल कोई नहीं बच सकता। और पोर्शे और ऑडी जैसी कंपनियों के लिए तो ये सीधा उनके अस्तित्व का ही सवाल बन गया है। हाँ, वो सबसे ज्यादा खतरे में है। और सबसे हैरान करने वाली बात जो हमने सीखी वो ये है कि ये पूरा व्यापार युद्ध किसी व्यापारिक नियम के टूटने से नहीं शुरू हुआ, बल्कि हर्मुज जल डमरू मध्य और ग्रीनलैंड जैसे भू राजनीतिक और कूटनीतिक विवादों से पैदा हुआ है, जिसके लिए दशकों पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों का बस एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। और अंत में जैसा कि हमने देखा, जवाबी कार्रवाइयां या काउंटर मेजर्स राजनीतिक रूप से कितने भी आकर्षक लगें, लेकिन आर्थिक रूप से वे सिर्फ महंगाई और अनिश्चितता को ही बढ़ाती हैं, जिसका सारा खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आम उपभोक्ता भुगतता है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही अहम और थोड़ा अलग विचार है जो मेरे दिमाग में आ रहा है। अच्छा, बताइए। ये सीधे तौर पर हमारी रिपोर्ट्स या स्रोतों में नहीं लिखा है, लेकिन हमारे आज के पूरे निष्कर्षों से ही पैदा होता है। मैं सुन रही हूँ। देखिए, आज हमने अरबों यूरो के नुकसान और राजनीतिक दांवपेच की बात की। हमने ये भी जिक्र किया कि BMW की जो नई इलेक्ट्रिक कार है iX3 जो हंगरी में बनती है, उस पर भी ये 25% टैरिफ लगेगा। हाँ, हमने बात की थी। अब जरा सोचिए, पूरी दुनिया इस वक्त जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों यानी EV की ओर बहुत तेजी से बढ़ने की कोशिश कर रही है ना? बिल्कुल, ये तो आज के समय की सबसे बड़ी जरूरत है। हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी को सस्ता और हर किसी के लिए सुलभ बनाने की जरूरत है, लेकिन इस तरह के व्यापार युद्ध में उलझकर और नए टैरिफ लगाकर क्या हम अनजाने में उन्हीं इलेक्ट्रिक कारों को महंगा नहीं कर रहे हैं जो हमारे पर्यावरण को बचा सकती हैं? ओहो, ये तो बहुत ही गहरा पॉइंट है। क्या ये ट्रेड वॉर सिर्फ कुछ बिलियन डॉलर्स का नुकसान है, या फिर ये हमारे भविष्य की पूरी ग्रीन टेक्नोलॉजी और हमारे जलवायु लक्ष्यों को सालों पीछे धकेल रहा है? ये सच में एक बहुत ही विचारणीय सवाल है। ऐसा लग रहा है कि शायद हम एक छोटी सी कूटनीतिक जीत हासिल करने के चक्कर में अपने ही वैश्विक भविष्य की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के इस गहन विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि ये चर्चा आपके लिए भी उतनी ही रोचक और ज्ञानवर्धक रही होगी जितनी हमारे लिए थी। हाँ, और ऐसे जटिल मुद्दों को समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो नई चीजों को खोजना जारी रखिए, क्योंकि हर बड़ी खबर के पीछे हमेशा एक और बड़ी कहानी छिपी होती है। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।